Okay. So, good morning. Am I audible clearly? Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. So let's start today's session. So कल पता नहीं तुम लोग क्या हो गया था, सेकंड क्लास में ज्वाइन नहीं किया और ज़्यादा स्टूडेंट नहीं था. Okay, whatever. So who are in the class, please write your attendance in the chat box. I'll take it from there. So आज हम लोग जो बातचीत करेंगे एंटेना का और दो ठो पैरामीटर, दैट इज द बैंडविड्थ एंड इफेक्टिव एपर्चर ऑफ एंटेना, और वी कैन से इट कैप्चर एरिया और इफेक्टिव एरिया आल्सो. Okay, so before discussing the effective area, the polarization concept is much more needed. So कल तो डिस्कशन हुआ था तो ज्यादा कोई स्टूडेंट था नहीं. तो पोलराइजेशन अगर ठीक से समझ में नहीं आएगा, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिव एरिया कंसेप्ट. सो व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन, थोड़ा सा बोलो. ऑलरेडी मटेरियल शेयर किया गया था, आज भी हम एक वीडियो शेयर किए हैं पोलराइजेशन के ऊपर, ऑलरेडी तुम लोगों को दिखाएंगे भी. सो एनी आइडिया अबाउट पोलराइजेशन? Anybody want to say something? Polarization is a very important one. हाँ बोलो बोलो बोलो. सर Voice is breaking. Uh, am I audible? combination of electric and magnetic. Sumant, your voice is not clear. Can you say it again? Hello. Hello. सर वॉइस ना ब्रेक हो जा रहा है, आ नहीं रहा, डिस्टॉर्ट हो रहा है. I do not understand from which end it is happening. अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? कोई एक चैट बॉक्स पे लिखो ना, या फिर मेरा एंड से नेटवर्क डिस्टर्बेंस है, मुझको समझ में नहीं आ रहा. मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. पहले ये बोलो कि मेरा साउंड क्लियर है. ओके ओके फाइन. सो एक एक प्रैक्टिकल जस्ट एक एग्जांपल देना चाहेंगे. सपोज यू हैव ए ट्रांसमिटिंग एंटेना, ओके, एंड यू हैव ए रिसीविंग एंटेना. ठीक है, क्योंकि कल तुम लोग नहीं था, क्योंकि पोलराइजेशन देखो, एक चीज तो हम बार बार रिपीट तो नहीं कर सकते, क्लास आगे नहीं बढ़ेगा, बट फिर भी पोलराइजेशन नहीं समझ में आएगा तो इफेक्टिव एपर्चर थोड़ा सा गड़बड़ है. तो इसीलिए देखो, एक चीज बोलना चाहेंगे. सपोज यू हैव ए
linearly polarized, whatever the wave you are transmitting here, suppose it is a linearly polarized. Okay, suppose this fields, the electric field is in this direction, and when you are planting a receiving antenna of vertical polarized or something like, suppose you are putting here, it's a circular polarized antenna. Okay, so the orientation, in the orientation there will be a mismatch. ठीक है, तो अगर मान लो तुम सपोज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज तुम एक मान लो एक बंदूक से एक गोली कर रहे हो, ठीक है, तो सपोज तुम्हारा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो तभी जाके मान लो तुम्हारा जो पॉइंटिंग है वो इस टारगेट पे है, तो इस बंदूक का जो नॉल रहेगा, ठीक है, जो ओपन एंडिंग जो रहेगा वो तो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए ना, तभी तो जाके इसका डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर तुम्हारा बंदूक का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में रखोगे तब तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यू विल नॉट मीट योर पॉइंट। क्लियर हो रहा है? ठीक इसी तरह का मतलब कुछ कंसेप्ट है पोलराइजेशन में, मतलब तुम्हारा जो एक वेव ट्रांसमिट होता है उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर कंपोनेंट और एक होता है मैग्नेटिक वेक्टर कंपोनेंट। तो ये जो दो ऑर्थो मतलब कंपोनेंट हो गया, इस दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन करके उसका हम लोग का एक रिजल्टेंट फील्ड मिलता है, रिजल्टेंट मतलब डायरेक्शन मिलता है। सपोज मान लो एक पॉइंट से इधर एक राइट एक्सिस पे, मतलब इधर तो थोड़ा सा ड्राइंग में माउस कर्सर से कर रहा हूँ, सपोज इफ इट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड इफ इट इज योर मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होगा, ये दोनों हमेशा अपने आपस में 90 डिग्री एंगल पे रहता है। ओके, देन जो रिजल्टेंट फील्ड जो निकल के आएगा ना, दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन। क्लियर हुआ? तो इसी हिसाब मतलब ऐसे ही मतलब एक पोलराइजेशन फॉर्म करता है। तो इतना मतलब समझ में आ गया कि जो भी पोलराइजेशन तुम यूज करोगे उस पोलराइजेशन में ही तुमको ट्रांसमिट एंड रिसीव करना है। तो दैट इज व्हाई डिफरेंट डिफरेंट पोलराइजेशन मेथड mechanism are available. There are basically three types of polarization: linear polarization, इलिप्टिकल पोलराइजेशन एंड सर्कुलर पोलराइजेशन। हम तुम लोगों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो आज तुम लोग को हम शो करेंगे जिसमें से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उससे पहले एक बार हम तुम लोग को ये बुक्स हम एक ओपन करके रखे, बलानिस का बुक है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट यू विल गेट द समराइज, जो जितना मतलब चाहिए ही चाहिए वो तुम लोग को हम बोल, क्योंकि पोलराइजेशन के ऊपर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड व्हाट इज पोलराइजेशन डेफिनेशन भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स 7 मार्क्स, जैसा नंबर आएगा उस हिसाब से तुम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देख ही रहा हो कि पोलराइजेशन पेज नंबर याद रख लेना, and this is the 71 page number. Okay, so polarization के साथ साथ और भी एक टॉपिक इधर हम मिस कर रहे हैं, दैट इज द बैंडविड्थ। यू नो दैट इज बैंडविड्थ, व्हाट इज बैंडविड्थ? हर एक मतलब मोबाइल कंपनी का जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन या फिर टीवी लाइन, सब में एक बैंडविड्थ लिखा हुआ रहता है। सो इट इज अ वेरी सिंपल वन, आई थिंक यू नो दिस। ओके, बैंडविड्थ मींस और बैंडविड्थ ऑफ द एंटेना इज द डिफाइंड एज द रेंज, this one. Okay, so the range of frequencies within which the performance of antenna, सपोज मान लो एक प्रैक्टिकल जस्ट सिंगल लाइन से इसको डिफाइन किया जा सकता है। सपोज एक लोअर बैंड है, एक एंटेना से एक वेव ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसी बैंड में वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो एक एक मान लो लोअर में सपोज मान लो 350 मेगाहर्ट्ज, 350 मेगाहर्ट्ज इसका लोअर रेंज हो गया। हम बैंडविड्थ का बातचीत कर रहे हैं, नॉट पोलराइजेशन। ठीक है, एंड इसका अपर रेंज मान लो हो गया 450। तो ये जो 100 रेंज जो हो रहा है ना, 100 मेगाहर्ट्ज का जो रेंज बन रहा है, ये 100 मेगाहर्ट्ज रेंज इज डिफाइंड एज विल बी डिफाइंड एज द बैंडविड्थ ऑफ दिस एंटेना। मतलब वो हो गया रेंज, मतलब उसी 100 बैंडविड्थ के अंदर वो एंटेना का जो सारा का सारा परफॉर्मेंस है वो लाई करेगा। ठीक है, तो जैसा जैसा तुम हाई फ्रीक्वेंसी एंटेना के तरफ जाओगे, गीगाहर्ट्ज रेंज में या फिर अभी टेराहर्ट्ज रेंज पे भी एंटेनास अवेलेबल है, तो जैसे जैसे मतलब तुम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते चले जाओगे उसी हिसाब से तुम्हारा वेवलेंथ भी घट जाएगा, एंड साइमल्टेनियसली योर बैंडविड्थ विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बैंडविड्थ में काम करते हैं,
तो जैसा जैसा मान लो सपोज एक माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना हो गया, सपोज एक लॉग पीरियडिक एंटेना हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट बैंडविड्थ हम लोग को मिलता है। तो किस बैंडविड्थ पे हम लोग को मतलब सिग्नल भेजना है वो हम लोग को चाहिए। सपोज एक सिंपल एग्जांपल, सपोज यू आर सेंडिंग अ ब्लूटूथ सिग्नल, देन यू नो द ब्लूटूथ रेंज। ब्लूटूथ का रेंज कितना होता है? ओके, सो स्किप इट, टाइम चला जाएगा। आई थिंक यू नो द ब्लूटूथ रेंज, इंफ्रारेड रेंज, है ना। सो ये सब का जो रेंज, सपोज तुम एक ब्लूटूथ एंटेना डिजाइन कर रहे हो तो तुमको बैंडविड्थ पता रहेगा उसका, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ अगर पता रहेगा देन उसी हिसाब से तुमको एंटेना को डिजाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज मान लो तुम एक ऐसा एंटेना डिजाइन करती हो जिसका जिसका बैंडविड्थ कुछ अलग है, तो वो तुम लोग का जो ब्लूटूथ है तो उससे मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए जो एंटेना मतलब डिजायरेबल है उसी उसी से ही तुम लोग को बनाना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द बैंडविड्थ concept. So bandwidth is nothing but the range of frequencies within which the performance of antenna is existing. Clear? So this is the bandwidth. तुम लोग एक एग्जांपल देखे, जैसा हम ब्लूटूथ का नाम लिए, तो इस तरह से तुम लोग इंफ्रारेड कर सकते हो या फिर कोई एक एक्सरेज या डिफरेंट डिफरेंट एक सिग्नल लेके तुम लोग डिस्कशन कर सकते हो। ओके, सो बैंडविड्थ इज वेरी सिंपल वन। Now polarization of an antenna in a given direction is defined as the polarization of the wave transmitted, that means radiated by the antenna. तो इधर समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर डिरेक्शन, मतलब डिरेक्शन इज द मेन कंसर्न ऑफ दिस पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन सपोज और भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। सपोज तुम एक यहाँ से एक सोर्स से तुम एक लाइट ट्रांसमिट कर रहे हो, जो कि मान लो ऐसा करके, मतलब इसका जो फील्ड है, जो रिजल्टेंट फील्ड है वो मान लो ऊपर तरफ है, ठीक है। तो मतलब वर्टिकल इसका ओरिएंटेशन, लेकिन यहाँ पे तुम एक एंटेना पुट करके रखे हो जो कि रिसीव करेगा, कैप्चर करेगा इस लाइट को, वो उसका मान लो रिजल्टेंट जो फील्ड है वो हॉराइजॉन्टल है। देन व्हाट विल हैपन, दिस फील्ड दिस डायरेक्शन विल मिसमैच, है ना। तो यहाँ पे अगर तुम एक वर्टिकल डायरेक्ट ओरिएंटेड और लिनियर एंटेना, लिनियर पोलराइज्ड एंटेना यूज कर रहे हो, तो इस डायरेक्शन में भी तुमको लिनियर पोलराइज्ड एंटेना ही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा सिग्नल। तो सिग्नल मिसमैच हो जाएगा वो, तो वी विल नॉट रिसीव द 100%। 100% तो कभी भी नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम पावर, है ना, मैक्सिमम पावर हम लोग रिसीव नहीं कर पाएंगे। सो इसमें देखो ऑलरेडी तुम लोग के साथ एक इसका नोट भी शेयर किया गया है। तो मेनली ये डायग्राम हम लोग को चाहिए, ठीक है ना। ये डायग्राम हम लोग को चाहिए कि रोटेशन ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स पोलराइजेशन, ये जो है एक इलेप्टिकल पोलराइजेशन, ठीक है। तो इसमें दो फील्ड दिखा जा रहा है, एक वीडियो हम तुम लोग को शो कर रहे हैं, उसमें से काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले मतलब हम बोलना चाहेंगे, इसमें से जो तुम लोग पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन चाहिए ही चाहिए, प्लीज कीप इट इन योर माइंड, जो चाहिए ही चाहिए ये वाला पार्ट, दैट मीन 74 नंबर पेज तुम लोग लिख के रख सकते हो पेज में, ठीक है, क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में, आता ही है मैक्सिमम केसेस में। तो ये जो पार्ट है, दिस इज द समराइज्ड पॉइंट ऑफ लिनियर पोलराइजेशन। आई एम टेलिंग कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, लिनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन एंड इलिप्टिकल पोलराइजेशन। ओके, सो एक देखो रीड करते हैं हम कि इसमें जो है ये ए बी जो पॉइंट करके लिखा हुआ है ना, ये एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ये लिनियर पोलराइजेशन का एकदम की पॉइंट है, इतना लिखोगे तो मिनिमम 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का इसीलिए सफिशिएंट आंसर हो जाएगा कि ओनली वन कंपोनेंट इज देयर। मतलब हम लोग का ई एक्स एंड ई वाई करके दो अगर प्लेन अगर लेंगे तो इसमें से ओनली वन कंपोनेंट इज देयर इन लिनियर पोलराइजेशन। ओके, और सर्कुलर पोलराइजेशन जब देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि उसमें दोनों ही रहता है, दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है। तो देखो टू ऑर्थोगोनल लिनियर कंपोनेंट्स दैट आर इन द टाइम फेज और इन 180 डिग्री, दैट मीन सेम लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन इसका मतलब क्या हो रहा है, आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री डिफरेंस मतलब आउट ऑफ फेज हो जा रहा है। वीडियो से क्लियर हो जाएगा। सर्कुलर पोलराइजेशन के केस में देखो, द फील्ड मस्ट हैव टू ऑर्थोगोनल लिनियर कंपोनेंट्स एंड टू कंपोनेंट्स मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड।
सेम मैग्नीट्यूड होगा एंड दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स रहेगा इसमें। दिस इज अ वेरी वेरी की पॉइंट ऑफ सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है। whereas इन लीनियर पोलराइजेशन हम लोग क्या देख रहे थे कि एक ही कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पे दोनों कंपोनेंट इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड पे होगा। द टू कंपोनेंट्स मस्ट हैव अ टाइम फेज डिफरेंस एंड इट मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री फेज एंगल के साथ इसका होगा। इलिप्टिकल भी उसी तरह से है, हम वीडियो से उसको समझा दे रहे हैं। नाउ आई एम turning on the one YouTube video which I have already posted in the morning in your Google Classroom also. Okay, so देखो is it visible? Screen visible है Yes, ना? sir. Okay, so try to focus on the picture. This is a very very genuine and the actual of the correct video. Okay, जिसमें से बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड लीनियर पोलराइजेशन समझ में आ जाता है। देखो इसमें से क्या हो रहा है। I'm playing, okay? So first of all देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर में मेंशन भी किया हुआ रहेगा। So this is a wave, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट से सोर्स है जहां से हम लोग को एक मिलेगा। देखो कि एट ए गिवन पॉइंट टू ऑर्थोगोनल वेव्स आर इन फेज। ओके, सो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इधर से जो वेव निकल रहा है, एम आई क्लियर? कोई एक हमको बोलो, क्योंकि हम स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, आई एम ऑन द वीडियो। माय वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. ओके, सो ये जो पॉइंट है, आई थिंक माउस कर्सर विजिबल है, तो ये पॉइंट से मतलब दोनों वेव एक ही साथ स्टार्ट हुआ है। देख रहे हो कि ये अभी इस पोजीशन में है। तो ई वाई एंड ई जेड प्लेन यहाँ पे लिया गया है। द ब्लू वन इज द ई जेड प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एंड ई जेड प्लेन इज योर वर्टिकल प्लेन, ठीक है। दैट मींस टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, एंड जो टी है, टी इज द टाइम जिसके साथ साथ तुम्हारा मतलब टाइम के साथ साथ वेव मतलब आगे बढ़ेगा, ठीक है, टाइम एक्सिस। तो इस पॉइंट पे मतलब दोनों चीज, मतलब दोनों जो कंपोनेंट है वो एक ही साथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और तुम लोग जानते हो कि दोनों ये जो कंपोनेंट होता है उस दोनों के बीच में हमेशा हमेशा, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, हमेशा इस दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। क्लियर? अब देखो, सपोज इन दिस पॉइंट, इज दिस पॉइंट, सपोज इज दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे ये जो ग्राफ, और ये जो है इधर से ग्राफ से तुम लोग को आइडिया समझ में आएगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ये जो शो हो रहा है ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो ये पॉइंट पे देखो, ई ई वाई प्लेन पे एंड ई जेड प्लेन पे बोथ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट का वैल्यू है 0। क्लियर? फिर जाके ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हो रहा है मैक्सिमम, इस पॉइंट पे हो रहा है मैक्सिमम, दोनों साइड का हो रहा है मैक्सिमम, ठीक है। फिर जाके इस पॉइंट पे 0, फिर जाके इस पॉइंट पे मैक्सिमम। तो इसमें से क्या हमको समझ में आ रहा है कि जो मेरा दो जो कंपोनेंट के बारे में बोला जा रहा है, दो कंपोनेंट इज इन फेस, है ना, इज इन फेस, क्योंकि जो पॉइंट में 0 हो रहा है दोनों में 0 हो रहा है, जो पॉइंट में मैक्सिमम हो रहा है उसमें मैक्सिमम हो रहा है, दोनों कंपोनेंट मैक्सिमम हो रहा है। सो दैट इज इन फेस, राइट। सो देखो अभी इसका रिजल्टेंट जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। नाउ सी द रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट। क्लियर? तो जिस पॉइंट पे मतलब मैक्सिमम दोनों के साइड में मतलब पॉजिटिव एंड इसमें भी पॉजिटिव रहेगा, तो उसी हिसाब से मतलब इस दोनों के बीच में से जाएगा। क्लियर हो रहा है? दिस इज योर रिजल्टेंट। सो जब इस डायरेक्शन में है, देखो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इस इधर आ रहा है। क्लियर हो रहा है? दिस इज योर रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये जो है, ये जो वेव है, ये वेव किस किस पोजीशन में लाई कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है। एक बार हम फिर से रिकैप, देखो ये जो वेव है, ये वेव मतलब इसी डायरेक्शन में, ये जो वेव आगे बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, लेकिन जो रिजल्टेंट है ये इसका पैटर्न पे क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है। ये इसी ओरिएंटेशन में रहेगा। माउस कर्सर आई थिंक विजिबल है। क्लियर? तो इट इज द लिनियर पोलराइज, इसमें और कोई चेंजिंग नहीं होगा।
ये वेव जितना भी कुछ करे, ये वेव का जो पोलराइजेशन है वो ऐसा इस पैटर्न में रहेगा। क्लियर हो रहा है? ऊपर में लिखा भी हुआ है, देखो, द रिजल्टेंट वेव लाइज इन अ प्लेन, पर्टिकुलर प्लेन। दो कंपोनेंट आगे बढ़ रहा है, देखो, लेकिन देखो जो वेव है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक ही उसका प्लेन, सिंपल एक प्लेन है। देखो ऊपर में लिखा हुआ है कि द एम्पलीट्यूड्स में डिफर, मतलब जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड में डिफर, बट द वेव मस्ट बी इन फेज। वेव जो है वो फेज में ही होना चाहिए। So this is the linear polarization concept. Now see the circular polarization. देखो अभी जो है ये जो दोनों ऑर्थोगोनल कंपोनेंट था, दोनों जो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट था उसको हम लोग चेंज कर देंगे। देखो कैसे चेंज किया जा रहा है, चेंज कर दिए। दैट मीन्स 1/4 वेव, मतलब 90 डिग्री हम लोग चेंज कर दिए, आउट ऑफ फेस कर दिए, 90 डिग्री आउट ऑफ फेस। क्लियर हुआ? दैट मीन्स अभी वो इस पॉइंट पे दोनों देखो सेम सेम नहीं है, मतलब जिस पॉइंट पे ये इस ब्लू प्लेन, मतलब ब्लू प्लेन पे, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन का एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा, उसी उसी टाइम में मेरा जो रेड प्लेन है, दैट मीन्स जो वर्टिकल प्लेन है, उस केस में उसका जो कंपोनेंट है उसका उसका वैल्यू मैक्सिमम रहेगा। क्लियर हुआ? पहले हो रहा था सेम सेम, जिस पॉइंट में जीरो तो दोनों का जीरो, जिस पॉइंट में मैक्सिमम तो दोनों का मैक्सिमम। लेकिन इसमें अभी हम लोग जो क्वार्टर वेव चेंज किए, क्वार्टर साइकिल, ऊपर में लिखा हुआ है देखो, द फेज इज शिफ्टेड बाय अ क्वार्टर साइकिल। अभी देखो रिजल्टेंट कैसा होता है। ठीक, एक चीज समझ में आ गया कि ये जो इधर देखो, इधर ब्लू कंपोनेंट जीरो है लेकिन रेड मैक्सिमम है। ठीक है, इस पॉइंट पे रेड जीरो, ब्लू मैक्सिमम, दैट मीन्स 90 डिग्री फेज में शिफ्टिंग में ही ये पॉसिबल है। अभी देखो फिर इसका रिजल्टेंट कैसा होता है। नाउ सी द मैजिक। क्लियर? तो अभी जो तुम्हारा जो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसका ओरिएंटेशन समझ में आ रहा है? घूम घूम के आ रहा है, इसका घूम घूम के आ रहा है। पहले था एक ही प्लेन में, लेकिन नाउ इट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो कैसे, मतलब एक वेव जब ट्रैवल होता है उस केस में, मतलब एक वेव का पोलराइजेशन का मीनिंग इस वीडियो से बहुत ही अच्छे से क्लियरली प्रूव होता है, या फिर हम लोग को समझ में आता है। पहले था एक ही डायरेक्शन में ऐसा ऐसा करके हो रहा था, कुछ भी कोई भी डायरेक्शन हो सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेन में ही होगा। लेकिन नाउ सी ये जो फील्ड है इसका, इस अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, ये टोटली रोटेशन करके हम लोग के सामने आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो इफ द फेज डिफरेंस वेयर, तो ये सर्कुलर पोलराइज्ड हो गया, पूरा इस तरह से घूमेगा, एकदम इसका जो पैटर्न रहेगा एकदम गोल गोल पूरा एकदम मूवमेंट होगा। ठीक है, और एक पॉइंट इधर चला गया है, जो इन फेज डिफरेंस, इफ फेज डिफरेंस वेयर समथिंग अदर देन अ क्वार्टर साइकिल, मतलब जो हम लोग 90 डिग्री फेज शिफ्ट किए थे दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट के बीच में, वो अगर 90 डिग्री छोड़ के, 0 डिग्री छोड़ के बीच में कोई भी डिग्री होता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इलेप्टिकली पोलराइज्ड। ठीक है, तो उसका जो पैटर्न बनेगा इलेप्टिकल शेप का। अभी जो है दोनों अगर दोनों ऑर्थोगोनल कंपोनेंट का बीच में अगर 90 डिग्री एंगल होता है, देन इट विल बी कंप्लीट सर्कुलर, जो जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों के बीच में एंगल, मतलब जो जो चेंज किया गया था इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट पे चेंज किया गया है, इसमें जीरो, इसमें मैक्सिमम, इस दोनों के बीच में किसी पॉइंट में भी तुम इस ये वाला जो सोर्स है उसको तुम इधर उधर शिफ्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेप्टिकल शेप बन जाएगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज नथिंग बट द ओरिएंटेशन ऑफ द वेव प्रोपागेशन। ठीक है, दो कंपोनेंट के बीच में इसका मतलब डिफिनेशन डिफाइन होता है। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। इसका ये जो वीडियो है ऑलरेडी हम मतलब ये गूगल क्लासरूम में भी शेयर किया हुआ है। तो हम जब स्टूडेंट थे तो इस वीडियो से तो काफी, मतलब मैंने पहले मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, अभी भी हमको याद है। ये वीडियो से ही हमको मतलब थोड़ा सा समझ में आया कि कैसे ये वेव्स मतलब एक ट्रैवल कर रहा है, मतलब इसका पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है एक्चुअली, इस वीडियो से बहुत ही अच्छे से समझ में आया। इसीलिए हम इसको ढूंढ ढूंढ के, बहुत पुराना वीडियो है, फिर तुम लोग के सामने पोस्ट किया हो। ओके, सो जहां से जिस जिस पर्पस के लिए हम लोग इतना मतलब बातचीत कर रहे हैं, टू डिस्कस द इफेक्टिव एपर्चर।
ओके, सो आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। ओके, सो तुम लोग के पास जो भी बुक्स है किताबें हैं उसमें से भी तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समटाइम्स क्वेश्चंस आर कमिंग दैट व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव एपर्चर और कैप्चर एरिया बोल सकते हो। तो मेनली वेरी सिंपली मतलब तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब ये कैप्चर एरिया क्या है? इफेक्टिव एपर्चर छोड़ो, कैप्चर एरिया का मतलब क्या समझ में आता है? एक एंटेना का कैप्चर एरिया। बोलो। अरे गेस करो, अगर कैप्चर एरिया मतलब एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है, कैप्चर का मतलब क्या हो रहा है? सर समथिंग। जहाँ तक, हाँ मतलब पावर रिसीव करेगा वही एरिया। हाँ राइट, सो यही है इफेक्टिव एपर्चर। ठीक है, इफेक्टिव एरिया सिंपली देखो ऊपर में लिखा हुआ है इफेक्टिव एरिया। दैट मींस तुम कुछ एक ट्रांसमिटिंग एंटेना से कुछ ट्रांसमिट कर रहे हो, एक रिसीविंग एंटेना है। वो रिसीविंग एंटेना अगर हम ड्रॉ करेंगे एक रिसीविंग एंटेना है, सपोज रिसीविंग एंटेना है, उसमें से पावर कुछ रिसीव हो रहा है। तो जितना एरिया से मतलब जितना पर्टिकुलर परफेक्ट एक एरिया रहेगा ना जिसमें पावर आने से वो उसको कैप्चर कर सकता है। सो दैट इज द इफेक्टिव एरिया। ओके, सो इसको अगर टेक्निकली इसको डिफाइन करेंगे तो इधर देखो सिंपल, मतलब ये स्लाइड्स में बहुत ही ब्रीफ में लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीका से लिखा हुआ है। देखो एक एक जो टॉपिक है इसके पीछे बहुत मैथमेटिकल डिराइवेशन कैलकुलेशन वगैरह रहता है। तुम लोग बलानिस का बुक देख सकते हो ऑब्जर्व करके कि कितना उधर लंबा लंबा डिराइवेशन इक्वेशंस वगैरह बहुत सारा, क्योंकि इट इज वेरी वेरी रिलेटेड विथ योर ईएम थ्योरी, हम बार बार बोलते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक ईएमएफ का ही बहुत सारा पॉइंटिंग या फिर पॉइंटिंग थ्योरम, जो बाउंड्री थ्योरम्स वगैरह रहता है, मैक्सवेल्स इक्वेशन, सारा कुछ लेके मतलब ये सब डिफाइन किया गया है करके। ये सब जो है एकदम जिस्ट तुम लोग के सामने है। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। अगर तुम लोग बेसिक से मतलब एकदम पढ़ना चाहो कि कैसे मतलब एक वेब आ रहा है, तो तुम लोग देख सकते हो बालानीस के बुक में। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा तो हम भी देखते हैं। सो जो है इसकी चीजें इतना सिंपल भी नहीं है जितना मतलब तुम लोगों को बोला हम डिलीवर कर रहे हैं या फिर ये नोट्स में तुम लोग को जो ऐसा है। लेकिन दिस इज फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर तुम चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा तो तुमको एकदम अंदर से रूट लेवल से तुमको स्टडी करना पड़ेगा, ये मैप के जड़ से तुमको जाना पड़ेगा। ओके, सो इफेक्टिव एरिया जैसे हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि यूजफुल पैरामीटर कैलकुलेटिंग द रिसीव पावर ऑफ द एंटेना इज द इफेक्टिव एरिया और इफेक्टिव एपर्चर। तो समझ में आ गया कि कैलकुलेटिंग द रिसीव पावर मतलब जो पावर रिसीव हो रहा है वो कितना एरिया में, वही मेरा एक इफेक्टिव एपर्चर हो गया। सपोज एज्यूम दैट अ प्लेन वेव विथ द सेम पोलराइजेशन। देखो यहाँ पर भी पोलराइजेशन टर्म आ रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसमिटिंग एंटेना रिसीविंग एंटेना, तो यू विल नॉट गेट द प्रॉपर पावर। क्लियर? So if the same polarization as the receive antenna is incident upon the antenna, same polarization का एक wave तुम्हारा receiving antenna के ऊपर आके गिर रहा है। Now further assume the wave is traveling towards the antenna in the antenna's direction of the maximum radiation। ठीक है, तो मैक्सिमम रेडिएशन के साथ तुम्हारा पास जो फोकस्ड एंटेना है, सपोज जो हम एक एग्जांपल दिए कि तुम्हारा अगर तुम बंदूक का एग्जांपल दिए कि तुम्हारा नल अगर स्ट्रेट फॉर स्ट्रेट जो पॉइंटिंग है उसी की तरफ ही रहेगा, तो डेफिनेटली उसी डायरेक्शन पे आएगा, है ना। सपोज मान लो एक एग्जांपल देगा, सपोज मान लो तुम्हारा बंदूक का नॉल है इस तरह का, तुम ट्रांसमिट कर रहे हो, लीनियर लीनियर ट्रांसमिशन ही हो रहा है, लेकिन तो ऊपर तरफ ट्रांसमिशन करते रहो। रेदर तुम्हारा मान लो रिसीविंग एंटेना इस पोजीशन पे है, तब क्या तुम प्रॉपर पावर रिसीव कर पाओगे? नो। पोलराइजेशन सेम होना पड़ेगा एंड डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा। तो इस केस में हमको इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा बंदूक का नल। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब पोलराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। सपोज जो पहले जो हम लोग देखते थे कि घर में हम ये एग्जांपल बार बार देते हैं कि क्रिकेट मैच चल रहा था, पहले जो यागी उड़ा एंटेना जो ऊपर में लगा हुआ रहता था उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता था। वो घुमाना किस लिए? ठीक है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से उस वेव आ रहा है, मान लो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से आ रहा है या जो भी है, उस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर पथ मतलब इफेक्टिव एपर्चर को हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं टेक्निकल टर्म में।
ठीक है, कि पहले वो एंटेना घूम जाता था, प्रॉपर पावर रिसीव नहीं कर पाता, उसको घुमाने के वजह से नाउ इट विल कैप्चर सम पावर। ठीक है, तो इफेक्टिव एपर्चर को हम लोग इंक्रीज करते थे, नथिंग बट सो द इफेक्टिव एपर्चर पैरामीटर डिस्क्राइब्स हाउ मच पावर इज कैप्चर्ड फ्रॉम अ गिवन प्लेन वेव। सो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so the effective aperture parameter describes how much power is captured from a given plane. So let P the power density of the plane wave P. Okay, P, and this the unit is watt per meter square. If the P underscore T represents the power in watts, the antennas टर्मिनल्स अवेलेबल ऑफ द एंटेनास रिसीवर, मतलब जो हम लोग का इफेक्टिव एपर्चर हो जाएगा, सपोज ए से इफेक्टिव एपर्चर को डिनोट किया जाता है। सो अल्टीमेटली कोई भी मतलब मैथमेटिकल मान लो फॉर्मूला या कुछ भी अगर आता है तो इट इज द अल्टीमेट डेफिनेशन। ओके, वेवलेंथ के टर्म में एंटेना मेनली तो हम लोग जब कोई भी एक पावर या फिर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो वेवलेंथ ही उसका मेन होता है, फ्रीक्वेंसी मेन होता है, यू नो द फ्रीक्वेंसी। So effective aperture is lambda square by 4 pi into its gain. So this is the formula. Clear? So a general relation of the effective aperture in terms of peak antenna gain, G is the peak antenna gain of any antenna, is given by. So this is valid for each and every antenna. Okay, common एक expression है। So हम एक वेबसाइट से मतलब इसका कैलकुलेटर भी फाइंड आउट किए हैं। जैसा कि इधर एक देख रहा है, एक हॉर्न एंटेना टाइप का शेप, ठीक है ना, तो इधर से एक ये एंटेना ट्रांसमिट हो रहा है। सो दिस इज द योर इफेक्टिव एरिया, दिस इज योर इफेक्टिव एरिया। दैट मींस कौन की जो पावर जो वेव ट्रैवल हो रहा है उसका पावर डेंसिटी मतलब जिस एरिया में कैप्चर्ड है वही हम लोग का हो गया इफेक्टिव एरिया। सो सपोज मान लो दिस इज द कैलकुलेटर। Okay, so this is the formula. Here it is written AE is the lambda square by 4 pi into its peak gain. Okay, so here it is written. So suppose मान लो तुम एक मेगाहर्ट्ज रेंज पे सपोज एक गीगाहर्ट्ज में करते हैं, गीगाहर्ट्ज, ठीक है। सपोज 2.3 गीगाहर्ट्ज पे हम एक एंटेना डिजाइन किए हैं जिसका फ्रीक्वेंसी हम लोग को पता है, एंड एंटेना गेन मान लो एंटेना गेन मान लो 7 dBi। ओके, सो ये अगर हम पुट कर देंगे सो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हम लोग का जो इफेक्टिव एरिया रहेगा, इफेक्टिव एरिया का एरिया मीटर स्क्वायर यूनिट होगा इसका। ठीक है, इफेक्टिव एरिया डेफिनेटली एक एरिया है तो वो एरिया मीटर स्क्वायर पे ही आएगा। सो सिंपली ये कैलकुलेट हो रहा है इधर से। ठीक है, लैम्डा के जगह पे तुम लोग सी बाई एफ भी पुट कर सकते हो। सो ये फॉर्मूला इज इक्वल टू ये हो जाएगा, जी सिमिलर जी लैम्डा स्क्वायर के जगह पे सिर्फ सी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर पुट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मतलब कोई भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें एक एंटेना का फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ या फिर गेन दिया हुआ रहेगा, या फिर मतलब इसमें से 2-3 टर्म दिया हुआ रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, तुम लोग को उसको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। सपोज इफेक्टिव एरिया दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, एंड बोला गया है कि कैलकुलेट द गेन, देन from this formula you can easily calculate the gain। क्लियर? सो ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इफेक्टिव एपर्चर के रिस्पेक्ट में। सो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ए इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एपर्चर, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड जी इज द पीक गेन और एंटेना गेन। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल एंड कॉमन और जनरलाइज्ड एक डेफिनेशन हम तुम लोग के सामने शेयर किए कि व्हाट इज द इफेक्टिव एपर्चर, एंड ये इफेक्टिव एपर्चर को ही इफेक्टिव एरिया और कैप्चर एरिया बोला जाता है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? Okay, so that's all for today. So in next class we will discuss some other topic.